तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिविक्स। सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नेम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में इस चैप्टर में। सो शैल वी स्टार्ट दिस चैप्टर? ओके, सो वी कैन स्टार्ट दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के बारे में हम देखते हैं क्या है। हमने ये क्या चीज देखी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है इंडिया का, एक एक तरीके से बुक है जिसमें हर चीज ये लिखी है कि आपकी कंट्री को रन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है और क्या क्या चीज फॉलो होगी, क्या चीज का क्या आर्टिकल है, सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब रूल ऑफ लॉ अगर हम देखें तो इसमें क्या है, मैन इज अ सोशल एनिमल हु लिव इन सोसाइटी गवर्न बाय सेट एंड वेल डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशन। हमारे रूल ऑफ लॉ मतलब हमारे सोसाइटी को रन करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ मैन टूवर्ड्स द फेलो सिटीजन सोसाइटी एंड नेशन हैव बीन सम रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारी सोसाइटी को रन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है। They are also directed political structure and function of different organs of government। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना है, हमें कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, ये सारी चीजें हमारी लिखी हुई है रूल ऑफ लॉ में। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ी हमें, रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। विदाउट अ लॉ हमारी कंट्री रन नहीं कर सकती। ठीक है, लॉ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमारी कंट्री को रन करवाना है, रन करनी है तो, है ना। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जब हम सब इक्वल है ना, एंड इन विच रूलर एंड रूल्ड आर सपोज टू लिव टुगेदर। डेमोक्रेसी एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम सबको एक साथ रहना है ना, हम अपने तरीके से एक दूसरे की राइट्स को प्रोटेक्ट करना है ना। डेमोक्रेसी क्या है ना, यही तो है कि जिसमें हम सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। बट it should be keep in mind at the time of independence India is very backward. There are social inequality in terms of caste and ये देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे ही पता था कि हमारी कंट्री में इतनी सारे कास्ट, इतने सारे रिलीजियस है, तो हम ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें हम डाइवर्स नीड्स को कैटर कर पाए, है ना, सबके लिए वो बेनिफिट हो। It's not basically or dominance by one caste or one religious, because in India there are lots of religious are there, so we have to make plan, we have to make laws according to the different needs of the people. Okay, India legislative of caste social hierarchy has long impact on their women determined status. We know due to caste, due to religious, women suffer a lot. Even different communities also suffered a lot. बिकॉज उस टाइम पे काफी सोशल इविल्स थे, है ना, चाइल्ड मैरिज से लेके, है ना, चाइल्ड लेबर से लेके सती प्रथा, मतलब बहुत कुछ चीजें थी, है ना। और उस टाइम पे वुमेन्स की एजुकेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। आज के टाइम पे हमें एजुकेशन का जो मिला है वो बहुत हम लकी फील कर सकते हैं, बिकॉज पहले नहीं था ऐसा। द डाउरी सिस्टम इज अनदर सीरीज इविल, है ना। डाउरी सिस्टम जो शुरू हुआ था ये वुमेन्स के लिए काफी खराब चीज थी। If boys and girls are equal before the law, then why the family asks bride for girls? Boys and girls equal, अब तो काफी हद तक मैं कहूँ बिल्कुल इक्वल तो नहीं, बट थोड़ा बहुत बैलेंस हुआ है। बट पहले तो boys are this position and girls are here. So there are lots of inequality in terms of education and everything. Girls can get all the boys can get all the education and all what they want, but girls are deprived of the basic things like education. उनको नहीं दी जाती थी। Okay, although paying and accepting dowry is illegal in India, हमारे कंट्री में चाहे आप डाउरी दहेज दो या लो, ये इनलीगल है, ये प्रैक्टिस करना बिल्कुल गलत है। ओके, द बेसिक वैल्यूज एंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बेसिक वैल्यूज है, ये हमने ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमारा प्रियम्बल है। देखिए प्रियम्बल क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीजों पे बेस्ड ऑन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फ्रीडम देंगे, ठीक है, आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि हम सब इक्वल है, सेकुलर स्टेट है हम, है ना, क्या क्या चीजें मेंशन की गई है वो इसमें लिखा हुआ है हमारे। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हमें जस्टिस देनी है सबको, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी होनी चाहिए सबको अपने थॉट एंड एक्सप्रेशन की, इक्वालिटी होनी चाहिए, सब लोग हम इक्वल हैं, ये सारी चीजें, ये प्रेम्बल है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लॉ, लॉ बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लेनी पड़ती है, आप कोई लॉ में चेंज करना है, कुछ नया बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएंगे, है ना। सॉल्वेंटी ऑफ अ पीपल, इट मीन्स द पीपल आर द सोर्स एज वेल एज द repository of all the power, ठीक है। have a supreme right to have decision in internal and external matter, सॉल्वेनिटी मतलब हमें फ्रीडम चाहिए, हमारे कोई इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर ना करें, हम अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स दी गई, जो कि एक इंडिविजुअल को फ्रीडम प्रोवाइड करती है। दे ऑल्सो चेक द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स है वो चेक करती है तो मिसयूज तो नहीं हो रही है पावर्स की। while making a law the legislative is supposed to keep the rights in mind, है ना, कोई लॉ बनाए हमें फंडामेंटल राइट्स को देख के रखना है कि कोई उनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट तो नहीं हो रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज को भी देखना है ना, ठीक है। आर द गाइडलाइन ऑफ ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, एंड ये सारी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल जब स्टेट्स लॉ बनाए, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो उसको फॉलो करें ही करें, बट अगर वो करते हैं तो वो एक तरीके से उनकी स्टेट की बेनिफिट्स के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखे गए थे ये सारी चीजें। फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 में है, वैसे ही डीपीएससी हमारे पार्ट 4 में है, ओके। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, हमारी जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट दे दीजिए, उस पर कोई रोक टोक ना हो, अपना डिसीजन खुद ले लो, है ना। तभी आपने देखा है डीपीएससी में एक आर्टिकल नंबर 50 जो ये बताता है कि हमारा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर दोनों उनको सेपरेट होना है, ठीक है, उनमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो ये ताकि ये जुडिशरी हमारा सेफगार्ड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, हमारी फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करता है जुडिशरी, ठीक है। फेडरल, फेडरल मतलब हमारे इंडिया में क्या है, कुछ स्टेट्स एंड सेंटर की डिफरेंट पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है, दिस पावर इज फॉर स्टेट, दिस पावर इज फॉर द सेंटर, हमें इसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। इस लिस्ट पे सेंटर लॉ बनाएंगे, इन स्टेट्स पे हमारे कौन लॉ बनाएंगे, स्टेट्स, है ना। स्टेट्स एंड सेंटर की लिस्ट डिफरेंशिएट कर देते थे और उनको लॉ उस अकॉर्डिंग बनाते थे। यहाँ पे लिखा है यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट एंड सेंटर। पार्लियामेंट्री क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आता है और 2 हाउसेस आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा आर द लोअर हाउस, राज्यसभा आर द अपर हाउस, है ना। और लोअर हाउस क्या है, डिसॉल्व हो सकती है, बट राज्यसभा जो होती है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो परमानेंट बॉडी है जो राज्यसभा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम 3 चीजों के बारे में अच्छे से देखते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा आती है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं और चेंज भी होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। Thus the constitution is a fundamental document which define the position and power in 3 forms, 3 फॉर्म्स में पावर डिवाइड किया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम है, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम इम्प्लीमेंट करना एंड जुडिशियल का काम उस लॉज को देखना, इंटरप्रेट करना कि वो ठीक से लागू हुए या नहीं। तो पार्लियामेंट में 3 फंक्शन क्लियर हो गए, पहले प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा को मिला के हमारी पार्लियामेंट बनी। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, 3 फंक्शन, सबको 3 अलग अलग दे दिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तीनों के काम डिवाइड कर दिए गए, है ना। ये काम क्यों डिवाइड किए, ताकि सारी चीजें अच्छे से मैनेजेबल हो, सब
जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन वो ठीक से फॉलो हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे लॉज एंड, देखिए लॉज बनाते हैं उसका डिसओबे भी होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले उसमें देखेंगे सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह सबको ये फोटो से भी क्लियर हो गया। क्या किया था ब्रिटिशर्स के टाइम में उन्होंने, कि उन्होंने सॉल्ट पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। सॉल्ट सोचिए एक बेसिक नीड है, उसमें टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, है ना। तो गांधी जी एंड काफी उनके जो सब लोग थे, उन्होंने कहा कि हम सॉल्ट जो बेसिक नीड है वो हम खुद बनाएंगे, हम ब्रिटिशर्स का लेंगे ही नहीं, जो इतने हैवी टैक्सेस पे हमें दे रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं, है ना। तो उसको लेके पूरी मार्च शुरू की थी। ये एक सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का ब्रेकिंग था, जब ब्रिटिशर की जो मोनोपोली थी सॉल्ट में, उनको उसको ब्रेक डाउन करना था, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक ऐसे उस टाइम होली वो सोन बॉडी थी जो इसका प्रोडक्शन करता था। ठीक है, और उसका रेवेन्यू सारा का सारा वो कलेक्ट कर लेता था, हैवी टैक्सेशन लगाते थे। अब कॉमन पीपल के लिए एक सॉल्ट जैसी चीज एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप उस पर भी टैक्स लगा दोगे तो हाउ दे कैन एबल टू मैनेज, है ना। फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम इस चीज का बहुत एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, और मार्च 1930 में आप एक लेटर भी दे दिया उसको, और ये सारी चीजें लिखी है कि हम ये 12 डे का मार्च करेंगे, और हम साबरमती तक पैदल सब जाएंगे। एंड उसके बाद हम अपना, इस डेट भी लिखी है देखिए, 5 अप्रैल 1930 गांधी जी पिक अप स्मॉल सम ऑफ नेचुरल सॉल्ट, एंड गांधी मार्च को ये सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से जाना गया। क्लियर हुई ना। सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था, ये 2 मार्च 1930। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के टाइम पे। अब हम देखते हैं एंटी लीकर एगिटेशन। जो लीकर को, जो अल्कोहलिज्म, इन सबको बैन करने की बात हुई थी। महात्मा गांधी ने पार्ट 4 ऑफ द डीपीएससी में भी बोला था कि हमें ऐसा प्लान बनाना चाहिए ताकि हम इन सब चीजों को बैन कर सके। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हो गया था, इससे बहुत वायलेंस एंड काफी सारी चीजें ऐसी हो रही थी जिसको हमें प्रोटेक्ट करना था। The protest against liquor law can be considered or decent, that is protect against law on the ground does not protect the सिटीजन फंडामेंटल राइट, हेल्थ केयर, वायलेटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। और इससे क्या हुआ है, बहुत ज्यादा फिजिकल एब्यूज बढ़ गए, वायलेंस बढ़ गए, सारी चीजें। इसलिए सब लॉ, स्पेशली वुमेन्स चाहती थी कि इसका बैन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो इसलिए प्रोटेस्ट हुए। स्पेशली हमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मेंशन था कि ये चीजों को बैन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर हमारी, क्योंकि हमारी यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन थी लिटरेट थी, पुवर्टी बहुत थी, है ना, गरीबी थी, और लोग जो पैसा कमा भी रहे थे वो इसमें उड़ा दे रहे थे। तो लोगों के लिए, नॉर्मल जो स्पेशली फैमिलीज थी, उनके लिए तो सरवाइव करना मुश्किल हो गया। जो पैसे आ रहे थे वो भी अल्कोहलिज्म और इन सब चीजों में चले जा रहे थे, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्या चीज, लॉ एज इवॉल्विंग एंड चेंजिंग। धीरे धीरे लॉ कैसे इवॉल्व हुआ। लॉ इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन, पीस एंड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। के लिए लॉ हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उसके बगैर कोई भी कंट्री किसी भी चीज कैसे भी फॉलो नहीं हो पाएगी, चल नहीं सकती, है ना। टाइम इज नॉट स्टैटिक, टाइम चेंज हो रहा है तो लॉ भी चेंज होंगे, और लॉ चेंज करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट मेजोरिटीज होती है जिसके थ्रू आपके लॉज चेंज होते हैं, वो हम आगे क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी चीजों को हुई कि क्यों जरूरत पड़ी लॉ को इवॉल्व होने की, जैसे टाइम बदलता जा रहा था। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था हमारी हमारे किसमें, लॉ फॉर्मेशन में। द फाउंडिंग फादर वांटेड टू लिव अडेप्टिव एंड डॉक्यूमेंट रेदर देन टू बी रिच फ्री, ये सब चीजें। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या चीज कहा था कि हमारी कंट्री को टाइम के टाइम जैसे चेंज हो रहा है वैसे लॉज को भी चेंज करना पड़ेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके। तो ये छोटे से चैप्टर में हमने चीजें देखी कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए, कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था, है ना, क्या क्या चीजें इसमें थी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, डीपीएससी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्रिज्म, ये सारी चीजें लिखी थी। फिर सॉल्ट को क्यों हमें जरूरत पड़ी इस लॉज की, ये सारी चीजें भी लिखी थी। आई थिंक दिस चैप्टर इज क्लियर, so thank you so much. I will meet you in the next class. Thanks for watching.